एक खुले मैदान में मॉरिस आसमान में खूबसूरत रंगों को निहार रहा है। अचानक एक गोली की आवाज और एक औरत की चीख सुनाई देती है और मॉरिस की नींद खुल जाती है। उस रात मॉरिस कसीनो जाता है जहां वो पिछले 3 महीनों से काम कर रहा है। अब तक वो पूरे कसीनो का लेआउट और हर कैमरे की लोकेशन याद कर चुका है। उसने सभी एम्प्लॉयज के साथ दोस्ती कर ली है। उनकी पसंद और दिनचर्या को समझकर वो नियमित कस्टमर्स से भी अच्छी तरह वाकिफ हो गया है। एक अच्छे एम्प्लॉई होने के नाते उसे वीआईपी कस्टमर्स को भी सर्व करने का मौका मिलता है और कभी-कभी उसे सीक्रेट्स जानकारियां भी सुनने को मिलती है। अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद मॉरिस अपने चेहरे पर लगे सभी प्रोस्थेटिक्स हटा देता है जो उसकी पहचान छुपाने के लिए थे। पता चलता है कि वो एक धोखेबाज है और कसीनो में अंदरूनी जानकारी हासिल करने के लिए काम कर रहा था। उसने कई मशीन्स और टेबल्स में छोटे-छोटे गैजेट्स भी लगाए हैं। 3 महीनों की मेहनत के बाद वो आखिरकार कुछ पैसे जीतने के लिए तैयार है। एक अलग लिबास पहनकर वो कसीनो में दाखिल होता है और अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके एक हिडन गैजेट को एक्टिवेट करता है जिससे शफलिंग मशीन से कार्ड्स उड़कर बाहर आ जाते हैं। फिर वो एक टेबल पर जाता है जहां वो अपने मैग्नेटिक डाइस का इस्तेमाल करके जीतता है क्योंकि उसने पहले ही एक बटन लगा दिया था जो रिजल्ट बदल सकता था। अगले पल वो एक वीआईपी कस्टमर के कमरे में जाता है जो सो रहा है क्योंकि मॉरिस ने अपनी शिफ्ट के दौरान उसके ड्रिंक में सेडेटिव मिला दिया था। कार्ड्स के साथ उसने जो उथल पुथल मचाई है उसके बाद वीआईपी प्लेयर्स को प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया जाएगा। मॉरिस उस आदमी का गोल्ड पास और उसके महंगे कपड़े चुरा लेता है। अब मॉरिस सर्विस एलिवेटर की ओर भागता है और कंट्रोल पैनल में अपना एक चिप लगा देता है। जब नए कार्ड्स ले जाने वाला एम्प्लॉई उसे देखता है तो मॉरिस खुद को खोया हुआ बताता है और वीआईपी के तौर पर शिकायत दर्ज करने की कोशिश करता है। एम्प्लॉई उसे सही फ्लोर पर ले जाने के लिए सर्विस एलिवेटर में चढ़ जाता है। फिर मॉरिस अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके एलिवेटर को रोक देता है और लाइट्स बंद कर देता है। जब एम्प्लॉई मदद लेने की कोशिश करता है तो मॉरिस नए कार्ड्स के बॉक्स को अपने बॉक्स से बदल देता है जिसे उसने पहले ही वहां छुपा रखा था। आखिरकार मॉरिस सब कुछ फिर से एक्टिवेट कर देता है और वीआईपी रूम में दाखिल होता है जहां वो एलेक्स के साथ मुख्य टेबल पर बैठता है। मॉरिस स्पेशल सनग्लासेस पहनता है जो उसे मॉडिफाइड कार्ड्स पर नंबर देखने की अनुमति देते हैं जिन्हें उसने चुपके से अंदर लाया था। जब गेम शुरू होती है तो वो हर राउंड में जीतने से बचता है ताकि शक न पैदा हो और दूसरे प्लेयर्स ज्यादा दाम लगाएं। अचानक मॉरिस के कार्ड्स बदल जाते हैं और उसे इसका एहसास भी नहीं होता। वो अब तक जीते हुए सारे पैसे दांव पर लगा देता है। दूसरे प्लेयर्स भी ऐसा ही करते हैं और मॉरिस को लगता है कि वो जीत गया है, लेकिन वो हैरान रह जाता है जब उसकी बाजी हार जाता है क्योंकि उसके कार्ड्स के नंबर वही नहीं है। तीसरा प्लेयर सारे पैसे जीत लेता है और गेम छोड़कर चला जाता है। शक होने पर मॉरिस उसे कॉरिडोर तक फॉलो करता है और उससे पैसे वाला सूटकेस छीन लेता है, लेकिन उसमें सिर्फ कागजात निकलते हैं। अचानक लाइट्स झपकती हैं और उस आदमी का चेहरा बदल जाता है जिससे पता चलता है कि वो प्लेयर नहीं है और मॉरिस ने गलत आदमी को फॉलो किया है। उसी पल गार्ड्स आ जाते हैं और मॉरिस को पकड़ लेते हैं जबकि एलेक्स बिना किसी को नोटिस किए भाग जाता है। मॉरिस को एक स्टोर रूम में कुर्सी से बांध दिया जाता है और एक गार्ड उसे मुक्का मारता है। फिर कसीनो का मालिक विलियम उससे पैसों के बारे में पूछता है। जब मॉरिस वीआईपी कस्टमर होने का नाटक करता है तो उसे फिर से मुक्का मारा जाता है। वो समझाने की कोशिश करता है कि एक और धोखेबाज ने पैसे ले लिए हैं, लेकिन विलियम उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो मॉरिस को 1 हफ्ते का समय देता है कि वो पैसे वापस लेकर आए, नहीं तो उसके लिए बुरे परिणाम होंगे। इसके बाद मॉरिस एक प्लेन कैसिनो की ओर जाता है जो कहीं बीच में स्थित है। वहाँ गार्ड्स उसे गन पॉइंट पर रखते हैं, लेकिन जब उनका बॉस बेन मॉरिस को पुराने दोस्त की तरह वेलकम करता है तो वे पीछे हट जाते हैं। जब वे कुछ ड्रिंक्स शेयर करते हैं तो मॉरिस एक नेकलेस पर एक सिंबल देखता है। वो उसका मतलब पूछता है, लेकिन बेन पहले उसे सब कुछ बताने के लिए कहता है। फिर बेन समझाता है कि कुछ लोग जैसे साइकिक्स और विचेस अपनी कॉन्शियसनेस में डाइव करने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ये एक स्पेशल रूम की तरह होता है जहाँ वे सुपरनैचुरल एक्टिविटीज कर सकते हैं। एलेक्स के मामले में ऐसा लगता है कि उसके पास दूसरों की नज़रों में चीज़ों को बदलने की शक्ति है। बेन एक बुक का इस्तेमाल करते हुए समझाता है कि दुनिया का हर इंसान कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है और सभी मिथ्स वही से आते हैं। जिन लोगों के पास स्पेशल पावर्स होती हैं वे अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर निकलकर कलेक्टिव अनचेतनता में प्रवेश कर सकते हैं। ये एक वैकल्पिक विश्व की तरह होता है जो आपको अनंत संभावनाएं और मानव जाति के संचित ज्ञान तक पहुंच प्रदान करता है। नॉर्मल लोग भी इस जगह में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वे बिना एक स्पेशल एमुलेट के बाहर नहीं निकल सकते जो एक कंपास की तरह काम करता है। मॉरिस हंस देता है क्योंकि वो इस पर यकीन नहीं करता और बेन गुस्सा हो जाता है। वो मॉरिस को एक बुक देता है
जिसमें पावर्स वाले लोगों की लिस्ट है और उसे एलेक्स को अकेले ढूंढने के लिए कहता है। अगले दिन एलेक्स गोलम से मिलता है और उसे पैसे देता है। गोलम उसे एक कंपास दिखाता है और उसे मैजिक डोर का इस्तेमाल करना सिखाने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्स मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो गोलम के साथ काम करना पसंद करता है और उसे खोना नहीं चाहता। गोलम को एक ट्रस्टेड पार्टनर की ज़रूरत होगी जो उसे नेविगेट करने में मदद करे। वापस मॉरिस की कहानी में वो बेन से लिस्ट में दिए गए लोगों के बारे में पूछता है। बेन कसम खाता है कि वे असली हैं क्योंकि उसने उनकी पावर्स खुद देखी हैं। इससे मॉरिस को एक आइडिया आता है। वो कसीनो को हराने के लिए पावर्स वाले लोगों को हायर करके पैसे वापस ले सकता है। पहले एरिक है, एक अमीर लड़का जिसके पास टेलीकिनेसिस की पावर है लेकिन वो काम नहीं करना चाहता। फिर टोनी है, एक टैक्सी ड्राइवर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है। आमतौर पर वो छोटी चीज़ों के साथ खेलता है, जैसे मीटर को तेज़ी से चलाना, ट्रैफिक लाइट्स बदलना या पुलिस कार की सायरन्स चालू करना। मॉरिस उन दोनों से मिलता है और उन्हें बहुत सारे पैसे कमाने के लिए एक स्पेशल टीम में शामिल होने के लिए आसानी से मना लेता है। अगला केविन है, एक हिप्नोटिस्ट जिसे उसके पेरेंट्स ने मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया था। डॉक्टर्स उससे बहुत पैसे कमाते हैं क्योंकि वो लोगों को प्रोग्राम करके उनकी डिप्रेशन ठीक करता है। मॉरिस उससे इंस्टीट्यूशन में मिलता है और उसे भागने के लिए मना लेता है। जब एक नर्स उन्हें देखती है और उनका पीछा करती है तो एरिक एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है जिससे दूसरे पेशेंट्स बेहतर लिविंग कंडीशंस की मांग करते हुए प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। जब पेशेंट्स नर्सेस का रास्ता रोकते हैं तो टोनी अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक एम्बुलेंस चुरा लेता है और क्रॉसिंग गेट खोल देता है जिससे ग्रुप भागने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन वे कसीनो में चीट करने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने और चुपचाप कम्युनिकेट करने के लिए जेस्चर्स का अभ्यास करते हैं। एरिक अपनी टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके डाइस को मूव करेगा और उसके सबकॉन्शियस स्पेस में वो डाइस को मैन्युअली मूव करता हुआ दिखाई देता है। केविन दूसरे प्लेयर्स या एम्प्लॉयज़ को हिप्नोटाइज करेगा और उसके सबकॉन्शियस स्पेस में वो एक आइस स्टैच्यू को मैनिपुलेट करता हुआ दिखाई देता है। टोनी को कैमरस से निपटना होगा। जब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो उसके सबकॉन्शियस स्पेस में एक स्टॉर्म दिखाई देता है जिसमें चिप्स उसके आसपास तैर रहे होते हैं। वे बेन के लोगों के साथ कुछ गेम्स खेलते हैं और शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जल्द ही स्थिति कियोटिक हो जाती है। केविन गलती से एक एम्प्लॉई को अंधा कर देता है और बेन का एक कस्टमर हारने पर गुस्से में आकर अपनी गन निकाल लेता है। टोनी डर जाता है और गलती से कैमरा को शॉर्ट सर्किट कर देता है। मॉरिस गुस्से में आए कस्टमर को शांत करने के लिए दौड़ता है और उसे समझाता है। फिर वो तय करता है कि उन्हें कम्युनिकेट करने का एक बेहतर तरीका चाहिए। अगले दिन मॉरिस एक फ्यूनरल में शामिल होता है जहाँ कुछ दुखी औरतें वेरोनिका को परेशान कर रही हैं उसकी मदद मांगते हुए। अचानक एक कार पास में पार्क होती है और कुछ काले कपड़े पहने आदमी बाहर निकलते हैं। वेरोनिका डर जाती है और भागने लगती है, लेकिन भागते समय उसके हेडफोन्स गिर जाते हैं। मॉरिस उन्हें उठा लेता है। जब एक दूसरी कार में कुछ रहस्यमय आदमी आते हैं तो वेरोनिका एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में छुप जाती है और उनके जाने का इंतजार करती है। फिर मॉरिस उसे हेडफोन्स वापस देता है, ये कहते हुए कि वो उन आदमियों में से नहीं है। वेरोनिका बिना कुछ कहे जाने लगती है, लेकिन मॉरिस उसका पीछा करता है और कुछ सवाल पूछता है। हालांकि वेरोनिका दिमाग पढ़ सकती है और कहती है कि उसे उसकी योजना में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसी पल उन आदमियों में से एक उन्हें ढूंढ लेता है और मॉरिस उसे रोकता है जबकि वेरोनिका भाग जाती है। बाकी आदमी उसे एक एली में घेर लेते हैं, लेकिन मॉरिस छत पर आकर उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन गोलम एलेक्स के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। एक हिप्नोटिस्ट उसे ढूंढ लेता है और जल्दी से उसे सबकॉन्शियस वर्ल्ड में भेज देता है जहां अब गोलम के पास किसी भी इंसान को कंट्रोल करने की पावर होती है। जब गोलम बेहोश होकर जमीन पर पड़ा होता है तो वो एक स्ट्रीट पेंटर को मजबूर करता है कि वो एक फेमस पेंटिंग की कॉपी बनाए। फिर गोलम एक म्यूजियम एम्प्लॉई को कंट्रोल करता है और उसे फेक पेंटिंग को रियल पेंटिंग से बदलने के लिए मजबूर करता है जिसे दूसरे म्यूजियम में ट्रांसफर किया जाने वाला था। जब फेक पेंटिंग को एक वैन में ले जाया जाता है तो गोलम जाग जाता है और कंफ्यूज्ड पेंटर से रियल फेमस आर्ट को कुछ ही डॉलर्स में खरीद लेता है। जिन लोगों को उसने कंट्रोल किया था उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। वापस मॉरिस की कहानी में वो वेरोनिका को ग्रुप के बाकी मेंबर्स से मिलवाता है, ये समझाते हुए कि वो थॉट्स को पढ़ और ट्रांसमिट कर सकती है। वो गेम के दौरान माइकल के इंस्ट्रक्शंस को दूसरों तक पहुंचाएगी। अभ्यास के लिए मॉरिस उसे अपने सबकॉन्शियस स्पेस में जाने के लिए कहता है जो एक बहुत ही अजीब जंगल जैसा दिखता है। फिर वो एरिक के बारे में सोचता है जो शहर की बड़ी घंटी को मूव कर रहा है और वेरोनिका उस मैसेज को एरिक के दिमाग में पहुंचाती है। एरिक ऐसा करने के बाद मॉरिस चाहता है कि दो लोग हेल्प के लिए चिल्लाते हुए भागें और वेरोनिका ये मैसेज केविन तक पहुंचाती है जो जल्दी से इसे अंजाम देता है।
टोनी को एरिया की ज्यादातर लाइट्स को शॉर्ट सर्किट करने के लिए कहा जाता है, जिससे और लोग डर जाते हैं और सारे पक्षी उड़ जाते हैं। आखिरकार मॉरिस वेरोनिका से कहता है कि वो लोगों को बताए कि एक अर्थक्वेक आने वाला है। जब वेरोनिका ये सजेशन फैलाती है तो उसके शब्द और दूसरों द्वारा की गई अजीब चीजें लोगों को यकीन दिला देती हैं कि वाकई अर्थक्वेक हो रहा है। हर कोई भाग जाता है और सिर्फ माइकल की टीम बच जाती है। इसके बाद मॉरिस एक रेस्टोरेंट से कुछ ड्रिंक्स चुराता है और अपनी योजना समझाता है। वे फेक आइडेंटिटीज के साथ कसीनो में दाखिल होंगे और हर कोई अलग अलग समय पर आएगा, सिवाय वेरोनिका के, जो माइकल की फियांसी बनकर आएगी। इसका मतलब है कि उन्हें फैंसी क्लोथ्स खरीदने और स्टाइलिस्ट से मेकओवर कराने की जरूरत है। सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं और टीम आखिरकार कसीनो पहुंचती है। मॉरिस गेम खेलता है जबकि वेरोनिका पैसिव ट्रॉफी वाइफ बनकर बैठती है ताकि वो मैसेजेस को फैलाने पर ध्यान केंद्रित कर सके। टोनी कैमरास का ख्याल रखते हुए स्लॉट्स खेलता है जिन्हें वो मैनिपुलेट भी कर रहा है। एरिक माइकल के ओपोनेंट्स में से एक है और वो जानबूझकर हर किसी को हरा देता है ताकि माइकल जीत सके। एक बार जब वो इस टेबल पर पर्याप्त पैसे जीत लेता है तो वो और वेरोनिका दूसरे टेबल पर शिफ्ट हो जाते हैं जहां केविन एम्प्लॉई को कंट्रोल कर रहा है। शुरुआत में योजना सही चलती है, लेकिन एरिक बहुत ज्यादा पीने लगता है और हारने से थक जाता है, इसलिए वो रूलेट को मैनिपुलेट करके कुछ पैसे जीतने लगता है। वो अपने थॉट्स को भेजने के बजाय जोर जोर से बात करने लगता है। स्लॉट्स पर टोनी बहुत उत्साहित हो जाता है और एक साथ कई मशीन्स को कंट्रोल करने लगता है। गार्ड्स को शक हो जाता है और वे एरिक और टोनी को खींच कर ले जाते हैं, लेकिन जब वे एलिवेटर में जाने वाले होते हैं तो बाकी टीम वहां मौजूद होती है। केविन गार्ड्स को हिप्नोटाइज करके उन्हें जाने के लिए मजबूर करता है और टीम एलिवेटर के अंदर छुपकर बात करती है। मॉरिस उन्हें डांटता है कि उन्होंने क्या किया है और समझाता है कि चीट करने पर उनकी जान भी जा सकती है। इसके बाद टीम सिर्फ माइकल के इंस्ट्रक्शंस का पालन करने पर सहमत होती है और वे आखिरी टेबल पर शिफ्ट हो जाते हैं। मॉरिस ऑल इन बेट लगाता है जबकि टोनी कैमरा को कंट्रोल करता है, केविन एम्प्लॉई का ख्याल रखता है और एरिक डाइस को मैनिपुलेट करता है। योजना सही तरीके से काम करती है और मॉरिस $10 मिलियन जीत लेता है। फिर ग्रुप बीच पर जाकर ड्रिंक्स और बॉनफायर के साथ सेलिब्रेट करती है, हालांकि वेरोनिका उनसे दूर बैठी होती है। मॉरिस उससे बात करता है और कहता है कि वे और भी पैसे कमाने के लिए कुछ और बार साथ काम कर सकते हैं, लेकिन वेरोनिका इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाती। एक बहस छिड़ जाती है और वे एक दूसरे को इंसल्ट करने लगते हैं। इसी बीच एलेक्स गोलम के साथ डिनर करता है और उसे बताता है कि उन्हें अपने लेसन्स रद्द करने होंगे। एलेक्स जोर देकर कहता है कि वो गोलम को तब तक नहीं सिखा सकता जब तक उसे एक पार्टनर नहीं मिल जाता। फिर गोलम माइकल के बारे में पूछता है और एलेक्स उसे नई टीम के बारे में बताता है। गोलम ये सुनकर खुश नहीं होता और घोषणा करता है कि उन्हें हस्तक्षेप करना होगा। अगली सुबह टीम सड़क पर होती है जब अचानक एक एसयूवी उनका पीछा करने लगता है। जब रहस्यमय कार उनसे आगे निकल जाती है तो टोनी उसके चारों ओर ड्राइव करके उसे छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक दूसरी एसयूवी भी पीछा करने लगती है। कुछ ही मिनटों में एसयूवीज उनकी कार को घेर लेती हैं और टोनी को सड़क के बीच में रोक देती हैं। विलियम अपने आदमियों के साथ बाहर निकलता है जो पूरी टीम को पकड़ लेते हैं और उनकी कलाइयां बांध देते हैं। मॉरिस समझाता है कि उनके पास पैसे हैं, लेकिन विलियम अब उनकी पावर्स में ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है। चूंकि माइकल के पास कोई पावर नहीं है, इसलिए उसे क्लिफ के किनारे ले जाया जाता है और गोली मार दी जाती है, जिससे उसका शरीर जंगल में गिर जाता है। ग्रुप ये देखकर डेवस्टेटेड हो जाती है और वे अपने सबकॉन्शियस स्पेसेस में छुपकर शोक मनाने लगते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये सब एक ट्रिक था। माइकल सुरक्षित है और उसे गोलम के पास ले जाया जाता है, जो उसका पिता निकलता है। गोलम अपने बेटे की कलाइयों से रस्सियां काट देता है और माइकल ये जानकर घबरा जाता है कि उसके पिता इस सब के पीछे थे। गार्ड्स उसे रोकते हैं, जबकि गोलम बताता है कि माइकल ने उसे 10 सालों से नजरअंदाज किया है और यही उसका ध्यान खींचने का एकमात्र तरीका था, और अब उसे पता है कि वो डोर कहाँ है। कुछ समय बाद विलियम के कसीनो में टोनी, केविन और एरिक को एम्प्लॉयज के तौर पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि कस्टमर्स को हराया जा सके। एक दोपहर जब वे अपने कमरों में लौटते हैं तो उन्हें अपने वॉशरूम में एक प्लम्बर काम करता हुआ दिखाई देता है। ये डिस्गाइज में माइकल होता है, जो देखता है कि वेरोनिका गायब है। बाकी लोग समझाते हैं कि उसने विलियम के लिए काम करने से मना कर दिया था और कोमा में चली गई है क्योंकि उसने सबकॉन्शियस स्पेस को नहीं छोड़ा है जब से उसने माइकल को मरते हुए देखा था। उस रात गेम टेबल्स के ऊपर लाइट्स झपकने लगती हैं, जबकि लोग विलियम को घेर कर अनाउंस करते हैं कि वे काम छोड़ रहे हैं। गार्ड्स तुरंत उन्हें एक स्टोर रूम में ले जाते हैं और दरवाजे पर एक नए आदमी को तैनात कर देते हैं, जो माइकल होता है।
वो अपने दोस्तों को आज़ाद करता है और कसिनो के बारे में अपनी जानकारी शेयर करके एक प्लान बनाता है। केविन एक गार्ड को मजबूर करता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर अपना की कार्ड इस्तेमाल करे, जबकि माइकल बेसमेंट में एलिवेटर्स को अटकाने के लिए एक चोरी की का इस्तेमाल करता है। अगला कॉरिडोर लेजर से ब्लॉक होता है, इसलिए माइकल लोगों को उससे निपटने के लिए छोड़कर वेरोनिका को ढूंढने निकल जाता है। वो एक मास्क पहनता है और एक गार्ड को गिराने के लिए गैस बॉम्ब फेंकता है। फिर वो वेरोनिका को उसके कमरे से बेहोश अवस्था में बचाता है। कॉरिडोर में टोनी कुछ लेजर्स को बंद कर देता है, लेकिन वो सभी को नहीं बंद कर पाता। अब कम से कम एरिक के लिए उनके बीच से सावधानी पूर्वक गुजरने के लिए पर्याप्त जगह होती है। वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है और कसिनो का सेफ ढूंढ लेता है, जिसे वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके खोलने की कोशिश करता है। लेजर्स बंद हो जाते हैं, लेकिन वे एक अलार्म भी एक्टिवेट कर देते हैं। जब माइकल टीम के साथ फिर से जुड़ता है तो गार्ड्स कॉरिडोर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें एलिवेटर्स काम नहीं करते और एक हिप्नोटाइज्ड एम्प्लॉई उन पर गोलियां चलाता हुआ दिखाई देता है। आदमी को जल्दी ही गिरा दिया जाता है और गार्ड्स कॉरिडोर में उसी समय दाखिल होते हैं जब एरिक आखिरकार सेफ खोल देता है। टीम अंदर घुस जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, जिससे गार्ड्स की गोलियां उन तक नहीं पहुंच पाती। विलियम अपने आदमियों को बताता है कि जैसे ही टीम बाहर आए उन्हें मार दिया जाए। इसके बाद माइकल अनाउंस करता है कि उनकी योजना तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वे वेरोनिका को नहीं जगाते। बाकी लोग उसे चेतावनी देते हैं कि सबकॉन्शियस स्पेस में प्रवेश करने पर उसकी मौत हो सकती है, क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं है, लेकिन माइकल इसे करने पर अड़ा रहता है। फिर केविन माइकल को हिप्नोटाइज करता है, जो एक वाइट स्पेस में तैरता हुआ दिखाई देता है। उसकी जिंदगी की इंपॉर्टेंट चीजें उसके आसपास तैर रही होती हैं और वो अतीत की बातचीत सुनता है, जो उसे उसकी माँ की मौत और सालों से की गई इलीगल जॉब्स की याद दिलाती है, जिसमें जेल में बिताया गया समय भी शामिल है। वेरोनिका की आवाज़ भी सुनाई देती है, जो उसे स्वार्थी कहती है। एक डोर दिखाई देती है और माइकल उसे पार करता है। एक बड़े मैदान में गिर जाता है, जहाँ कई डोर्स और आसमान में खूबसूरत रंग है। एक स्टॉर्म आ रहा होता है, इसलिए वो कवर ढूंढने के लिए एक डोर के पीछे भागता है और उसे लगभग मार देता है, लेकिन वो एक हाथ उठाता है और स्टॉर्म जम जाता है। एक जेस्चर से वो उसे ज़मीन पर गिरा देता है और मैदान को साफ कर देता है। फिर माइकल ज़मीन पर बैठ जाता है और वेरोनिका की यादों पर ध्यान केंद्रित करता है। अचानक ज़मीन फटने लगती है और मैदान को शहर में बदल देती है। माइकल सीढ़ियाँ चढ़ता है और वेरोनिका को आसमान में रंगों को निहारते हुए पाता है। जब वो उसके पास जाने की कोशिश करता है तो उसे एक फोर्स फील्ड मिलती है, जो वेरोनिका को घेरे हुए है। वो उस पर कुछ बार प्रहार करता है और चिल्लाता है, लेकिन वेरोनिका कभी प्रतिक्रिया नहीं देती। फिर माइकल अपने विचारों को भेजने की कोशिश करता है। इससे इमारतें गिर जाती हैं और वो बारिश के नीचे बंजर जमीन पर दिखाई देता है। फोर्स फील्ड अब भी वेरोनिका को प्रोटेक्ट कर रही होती है, लेकिन अब वो उसे सुन सकती है। वो कहती है कि वो रियल वर्ल्ड में वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि वहां उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है। माइकल समझाने की कोशिश करता है कि वो असल में जिंदा है, लेकिन वेरोनिका उस पर यकीन नहीं करती। इसलिए वो उस दिन की मेमोरी भेजता है जब वे पहली बार मिले थे। चेज फिर से होती है और जब माइकल छत पर दिखाई देता है तो वो उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ वही है। वेरोनिका उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों सभी डोर्स वाले मैदान में पहुंच जाते हैं। वे एक चुंबन शेयर करते हैं और वेरोनिका एक डोर से बाहर निकल जाती है, जिससे वो रियल लाइफ में जाग जाती है। हालांकि चूंकि ये माइकल का पहली बार है, इसलिए उसे अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि गोलम ने माइकल को सबकॉन्शियस स्पेस के बारे में सब कुछ सिखाया था और वो चाहता था कि उसका बेटा उसका पार्टनर बने, ताकि वे डोर्स का इस्तेमाल करके एक बिजनेस शुरू कर सकें। उसने उसे कंपास भी दिया था और मदद भेजने का वादा किया था। वर्तमान में माइकल एलेक्स को एक दरवाजे से बाहर आते हुए देखता है और उसका पीछा करने लगता है, जबकि एरिया कैसीनो में बदल जाता है। माइकल एलेक्स के साथ बाहर आता है और वे दोनों उस सीन को देखते हैं जहां माइकल की मौत हुई थी। एलेक्स खुद को और माइकल को मेमोरी में डाल देता है, ये समझाते हुए कि किसी के दिमाग तक कैसे पहुंचा जाए। उसी पल माइकल सेफ में जाग जाता है और अनाउंस करता है कि वे पैसे लेकर जा रहे हैं। टोनी लॉक को डीएक्टिवेट कर देता है और दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन कॉरिडोर खाली होता है। पता चलता है कि जब माइकल अभी भी सबकॉन्शियस स्पेस में था तो उसने विलियम के दिमाग में प्रवेश किया और उसे यकीन दिलाया कि टीम पहले ही पैसे लेकर भाग चुकी है। विलियम ने अपने गार्ड्स को उनका पीछा करने के लिए भेज दिया, जिससे कॉरिडोर्स खाली हो गए। टीम आसानी से पैसे लेकर भाग जाती है और बीच पर एलेक्स से मिलती है। वो उन्हें एक प्रस्ताव देता है, जबकि पास में एक व्यक्ति अपने हाथ में आग पैदा करता है। 3 महीने बाद माइकल गोलम के साथ एक काम करने के लिए सहमत होता है, जब 2 हिप्नोटिस्ट्स उन्हें सबकॉन्शियस स्पेस में भेज देते हैं।